चलिए, once again welcome you all in the session of English Literature School. Here we are having introduction of literary term और हम अभी तक कर चुके हैं शायद 100 से ऊपर। आज का जो पहला टर्म है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यस, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस टर्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है? ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है कि पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जो लाइफ के हर एक पहलू को बताती है, समझती है, एक्सप्रेस करती है। सो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज को एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, ठीक है, कि वो कैसा है। क्रिटिसिज्म में उसकी क्वालिटी, डिसक्वालिटी, ये सब चीजों का आकलन किया जाता है, क्रिटिसिज्म होता है। और जब क्रिटिसिज्म लाइफ का नहीं किसी लिटरेरी वर्क का हो तो उसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म बोला जाता है। ठीक है, इवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन कि ऑथर ने उसके पीछे क्या सोचा होगा, उसकी क्या बैकग्राउंड है, किस तरह का टेक्स्ट है, क्या प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसके जोनर, उसकी फॉर्म, इन सब चीज को स्टडी करना ही क्रिटिसिज्म कहलाता है। और जब ये क्रिटिसिज्म किसी लिटरेरी वर्क का हो तो दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, अगर हम रेंसा टाइम को स्टडी कर रहे हैं, रेंसा के मूवमेंट को समझे, वहां पर क्या हुआ था, उधर किस तरह की चीजें प्रेजेंट कर रहे थे या फिर आर्टिस्ट क्या कर रहे थे, तो उसको रेंसा क्रिटिसिज्म बोल दिया जाएगा। एक वर्ड होता है आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, किसी वर्क के अंदर आर्किटाइप पैटर्न को ढूंढना, उसको समझना, ये आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म होता है। और यही चीज हम इस एग्जाम को अगर इवेल्युएट करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, समय इतने लिमिटेड क्यों दिया गया है, उसमें सभी क्वेश्चन इजी होते हैं या आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो ये इसका क्रिटिसिज्म करना हो जाएगा कि इस पेपर में क्या क्या चीज कैसे पूछी जाती है। सो दिस इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। और जब किसी लिटरेरी वर्क का क्रिटिसिज्म हो दैट इज कॉल्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, द नेक्स्ट टर्म इज लाइटोटीज, जो एक फिगर ऑफ स्पीच है। क्या ये एक फिगर ऑफ स्पीच है? हम इसको कह सकते हैं आयरनिकल अंडरस्टेटमेंट। आयरनिकल अंडरस्टेटमेंट कह सकते हैं, इसको डबल नेगेटिव कह सकते हैं। डबल नेगेटिव कैसे, मैं बता देता हूं। जब ऑथर, स्पीकर या कोई भी एक ऐसा सेंटेंस यूज करता है जिसमें वो नेगेटिव वर्ड को यूज करता है और उस नेगेटिव वर्ड के माध्यम से वो एक पॉजिटिव बात कहना चाहता है, ठीक है, नेगेट करता है, तो इसमें डबल नेगेटिव इसीलिए यूज होता है कि जब वो नेगेटिव के माध्यम से एक पॉजिटिव बात कहना चाहता है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में, तो इसीलिए इसको डबल नेगेटिव बोला जाता है, मीनिंग पॉजिटिव निकलता है। इसीलिए इसको आयरनिकल अंडरस्टेटमेंट बोला गया है, क्योंकि जो वो कह रहा है उसका मीनिंग उससे उसका उल्टा है, इसीलिए ये आयरनिकल अंडरस्टेटमेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई आयरनी का टाइप नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है। क्योंकि आयरनी में क्या होता है कि जब स्पीकर जो बोलता है उसका मतलब उससे अपोजिट होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वर्ड को यूज करते हुए को यूज कर रहा है, इसलिए आपको समझाने के लिए बोल दिया है कि ये आयरनिकल अंडरस्टेटमेंट है। मैंने बोला यू आर नॉट अ बैड स्टूडेंट, ठीक है, यू आर नोट ऑफ बैड, दो नेगेटिव वर्ड यूज किए गए हैं, लेकिन मेरा इस बात से तात्पर्य क्या है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूं उससे अपोजिट इसका मीनिंग है, इसलिए इसको बोला आयरनिकल अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट क्यों बोला? क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड यूज किए गए आपके बारे में। ठीक है, आप पर्सनली मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ए बैड टीचर। ठीक है, तो यही बात हुई डबल नेगेटिव का यूज करते हुए, जब एक पॉजिटिव बात कही जाए, इस टेक्निक को, इस डिवाइस को जब यूज करता है तो इसी को बोला जाता है लाइटोटीज। ठीक है, डबल नेगेटिव मतलब नोट से नोट कट जाएगा, मतलब यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट, ये इसका मीनिंग निकलता है, इसीलिए बोला गया है आयरनिकल अंडरस्टेटमेंट और डबल नेगेटिव। लोकल कलर बहुत अच्छा टर्म है। लोकल कलर क्या होता है? जब ऑथर अपने वर्क के अंदर एक इम्पैक्ट, एक इफेक्ट या उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसकी सेटिंग्स में, उस वर्क्स के अंदर उन लोकल इश्यूज को इन्वॉल्व कर लेता है, जैसे वहां का ड्रेसिंग सेंस हुआ, वहां की लैंग्वेज हुई, ठीक है, एटमोसफेयर हुआ, जब उन सब चीजों को भी प्रेजेंट करता है तो उसी चीज को बोलते हैं लोकल कलर। आप समझ सकते हैं इसको, जैसे रीजनल नॉवेलिस्ट होते हैं, रीजनल नॉवल के अंदर लोकल कलर का यूज किया जाता है ताकि वो उस रीजन को स्पेसिफाइड कर सके। तो आप मैकबेथ को देख लीजिए, एक स्कॉटिश प्ले है, वहां पर जो कैरेक्टर्स के नाम देखेंगे, वहां पर जो प्लेस यूज किए गए हैं वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लोकल कलर का काफी अच्छा यूज किया गया है। सो लोकल कलर का मतलब होता है एक इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने वर्क के अंदर
लोकल जिस एरिया में उसको दिखाना चाहता है कैरेक्टर उस टाइप के है, उनकी लैंग्वेज, ठीक है, उनकी ड्रेस, उनकी कल्चर, उस चीज को वो उसमें दिखाने की कोशिश करता है। इसी चीज को बोलते हैं लोकल कलर। आप रीजनल वर्क जितने भी होते हैं, रीजनल नॉवेलिस्ट स्पेशली, उसमें लोकल कलर का यूज किया जाता है ताकि पर्टिकुलर रीजन को वो दिखा सके, रिप्रेजेंट कर सके। क्लियर है ना? बिल्कुल इजी वर्ड है, इसी को लोकल कलर बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लिरिक पोएट्री। वेरी गुड। ये एक सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पोएट्री होती है। सब्जेक्टिव पोएट्री का एक टाइप है। ये शॉर्ट होती है जनरली, ठीक है। और सब्जेक्टिव मतलब जहां पोएट के मूड, उसके फीलिंग, उसके इमोशन, उसके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब पोएट के खुद के लाइफ, उसके एक्सपीरियंस, उसके फीलिंग, उसके इमोशंस, उसके मूड को, उसके थॉट को, उसके आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव बोला गया है। और ये एक शॉर्ट होती है, म्यूजिकल होती है, और एक टाइम में एक एक लिरिक पोयम एक टाइम में एक ही मूड को रिप्रेजेंट करती है, वो जनरली चेंज नहीं होते। ठीक है, इसी को बोलते हैं लिरिक पोएट्री। शॉर्ट होती है और सिंगल थॉट, सिंगल आइडिया, सिंगल इमोशन, सिंगल फीलिंग को ये एक्सप्रेस करती है। दैट इज कॉल्ड लिरिक पोएट्री। सब्जेक्टिव टाइप की पोएट्री होती है। इट इज इट इज ऑलमोस्ट लाइक द सॉन्ग्स ऑफ आवर हिंदी मूवीज। ठीक है, एक गाना पर्टिकुलर एक मोमेंट पर आता है और एक ही मूड को रिप्रेजेंट करता है। वो इमोशन लव का हो सकता है या किसी और सिचुएशन से जुड़ा हो सकता है, दर्द का हो सकता है, एक ही मूड को वो एक्सप्रेस करता है एक टाइम में, इसीलिए ये शॉर्ट होती है और म्यूजिकल होती है। ठीक है। मेलाप्रोपिस, हाँ, आज का हॉट टॉपिक हो सकता है आपके लिए। मेलाप्रोपिज्म क्या होता है? एक डिवाइस होती है, ऑथर यूज करता है। ठीक है। मेला मेला मतलब आप जान जाइए, मेलाप्रोपिस एक फ्रेंच टर्म से आया है। फ्रेंच में इसका मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट तो वो सिचुएशन जहां पर किसी वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके साथ? विद सिमिलर सिमिलर साउंड वर्ड। किसी वर्ड को चेंज कर देना गलती से और ऐसे वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया जिसकी साउंड भी उसके जैसी है, लेकिन मीनिंग में ड्रास्टिक चेंज आ गया है और मीनिंग में एक ब्लंडर आ गया है, एक ब्लंडर एरर इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ऑथर कई बार जानबूझकर इस मेलाप्रोपिस को यूज करता है ऑडियंस पर एक इफेक्ट करने के लिए ह्यूमरस वे में। तो ये ह्यूमरस रिप्लेस ऑफ द वर्ड है। ठीक है। एक हंसी क्रिएट करने के लिए ऑथर इसको जानबूझकर करता है, किसी कैरेक्टर के माध्यम से सिमिलर साउंड करने वाले वर्ड्स के साथ वर्ड को चेंज करना, और इस गलती को ही मेलाप्रोपिस बोला जाता है। फ्रेंच में इसको बोलते हैं इनएप्रोप्रिएट। ठीक है। मच अडो अबाउट नथिंग। मच अडो अबाउट नथिंग शेक्सपियर का एक प्ले है, उसमें कैरेक्टर है डॉगबेरी। ठीक है। डॉगबेरी क्या करता है? ऑस्पिशियस की जगह सस्पिशियस वर्ड बोल देता है। अब देखिए, ऑस्पिशियस के बदले सस्पिशियस बोल देना, तो जहां मीनिंग तो ऑस्पिशियस का निकलना चाहिए, अब सिमिलर साउंड वर्ड आ जाने से उस लाइन के मीनिंग में एक ब्लंडर चेंज आ गया है, एक भारी भरकम चेंज आ गया है और उसको गलत समझा जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं मेलाप्रोपिस। ठीक है। कंप्रीहेंड की जगह कंप्रीहेंड की जगह एप्रीहेंड बोलते हैं। कंप्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज को कंप्रीहेंस करना, समझना, और एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को अपने कंट्रोल में लेना, जांच पड़ताल के लिए बुला लेना। जनरली पुलिस आपको कंप्रीहेंड करती है, बैठाकर पूछताछ करती है,
वो अपने एक तरह से अरेस्ट नहीं कहेंगे उसको, अपने कंट्रोल में बैठाकर आपसे पूछताछ करती है, वो आपको एप्रीहेंड कर रही है, ठीक है। किसी को और आप पर शक है तो आपको बुलाकर आपसे पूछताछ की जा सकती है, यू विल बी एप्रीहेंडेड। अब कंप्रीहेंड के बदले एप्रीहेंड वर्ड यूज कर लेना। कंप्रीहेंड का मतलब समझ लेना है किसी चीज को, और एप्रीहेंड का मतलब किसी को पूछताछ के लिए बुलाना। तो सिमिलर साउंड वर्ड तो है, लेकिन उसको आपस में एक्सचेंज हो जाने के कारण जो ड्रास्टिक चेंज आया है मीनिंग में, जो कि ह्यूमरस हो जाता है, इसी चीज को बोला जाता है मेलाप्रोपिस। और इस कंसेप्ट को डोगबेरी कैरेक्टर के कारण इसको डोगबेरिज्म भी बोला जाता है, इसको डोगबेरिज्म भी बोला जाता है। एम आई क्लियर? एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिए। हाँ, ये चीज तो आपकी मूवीज और सीरियल्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अब जब ऐसी कोई चीज देखा कीजिए तो उसको लिटरेचर से कनेक्ट कर लिया कीजिए कि ये लिटरेचर से ही कॉपी की गई है, ठीक है। तो क्लियर है ना? रेस्पॉन्स करने में बड़ी आप वो करते हैं, कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट है मैनिफेस्टो। व्हाट इज मैनिफेस्टो? कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बट एक जगह यूज होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क है जिसको मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो हालांकि ये लिटरेरी टर्म नहीं है, मैनिफेस्टो एक ऐसा रिटन डिक्लेरेशन होता है, एक ऐसा रिटन डिक्लेरेशन होता है कि जो बताता है कि फ्यूचर में अब ये होगा और हम ऐसा ऐसा करेंगे। जनरली पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले एक मैनिफेस्टो जारी करती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये चीज ऐसे करेंगे, और रिटर्न में उसको जारी किया जाता है कि हमारी सरकार बनती है तो हम टैक्स में इतना माफ कर देंगे, इतने हम ये सड़क बनवाएंगे, इतने हम टैबलेट बांटेंगे, ये बांटेंगे। तो वो क्या करते हैं, एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं। तो दैट इज ए रिटन डिक्लेरेशन अबाउट अ कंट्री और स्टेट। सो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इज कंसिडर्ड, वो है नहीं, उसको ऐसा मानकर देखा गया है कि इट इज लाइक अ मैनिफेस्टो। और चूंकि लिटरेचर से जुड़ा हुआ है तो इसलिए उसको इस तरह से मानते हैं, है नहीं वो, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल ट्रीटी नहीं है वो। तो his it is this work is regarded as the manifesto of romanticism that appeared in 1800। वर्ड्सवर्थ का पहली बार वहां पर नाम उसके कवर पेज पर आया था, ठीक है। द नेक्स्ट टर्म इज mask, very interesting and important। it is a form of drama, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मेनली इसको कोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है, कोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज किया जाता था। इसको इटली से इंपोर्ट किया गया, इंपोर्ट मतलब कोई सामान नहीं था, लेकिन इसको इटली से कॉपी किया गया, इसको देखा गया, और इंग्लैंड में भी इसको यूज किया गया। बेन जॉनसन को इसके लिए काफी क्रेडिट जाता है, ठीक है। तो किंग जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट के समय में मास्क काफी यूज किया गया एज ए कोर्ट एंटरटेनमेंट। तो मास्क क्या होता है, ड्रामा की वो फॉर्म है जिसमें ड्रामा के साथ साथ क्या होता है, म्यूजिक, ड्रामा विद म्यूजिक, डांस, ठीक है। एक हैवी कॉस्ट्यूम होता है, और मोर इम्पोर्टेंट इसकी जो कहानी होती है वो माइथोलॉजिकल होती है। मतलब किसी न किसी मिथ, क्लासिकल मिथ हो सकता है, रोमन मिथ हो सकता है, उससे इसकी कहानी ली जाती है और उस पर ये प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें जो स्पेक्टेकल है, जो स्टेज डेकोरेशन है, जो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम्स है, ठीक है, वो जो प्रेजेंटेशन है डांस और म्यूजिक के साथ पूरी कहानी को जो प्रेजेंट किया जाता है वो बड़ा शानदार होता है। क्यों? कोर्ट एंटरटेनमेंट है। कोर्ट का मतलब हमारे कोर्ट नहीं है, कोर्ट का मतलब राजा का दरबार, ठीक है। तो इसमें मास्क ऑफ कॉमर्स तो आप जानते ही हैं, द मास्क ऑफ कॉमर्स काफी काफी पॉपुलर है, जॉन मिल्टन का 1634 में प्रेजेंट किया गया था। तो एक ड्रामा की फॉर्म होती है जिसमें म्यूजिक विद अकम्पेनमेंट ऑफ डांस एंड हैवी कॉस्ट्यूम, और जिसका प्लॉट मैथोलॉजिकल होता है। नेक्स्ट टर्म इज मेलोड्रामा। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट, इसका जो प्लॉट होता है बड़ा तेजी से मूव करता है, इसका जो प्लॉट होता है बड़ी तेजी से चेंज होता है, और इसमें जो ड्रामेटिक एक्शन होते हैं उसमें काफी मार धाड़,
तेजी से चेंज होना, ठीक है, और इसमें लव, थीम, जेलसी इन सब चीजों का यूज किया जाता है। और ऑफन इट इज ऑल्सो ए म्यूजिक अकम्पेनमेंट, म्यूजिक के साथ भी इसको यूज किया जाता था। ये वो वाला म्यूजिक नहीं, ड्रामा वाला, सॉरी मास्क वाला, ये डिफरेंट है। एक म्यूजिक अकम्पेनमेंट के साथ तेजी से जिसका प्लॉट चेंज होता हो, आगे बढ़ता हो, दैट इज कॉल्ड मेलोड्रामा। और मोस्ट ऑफ द एक्शन इसमें स्टेज पर दिखाए जाते हैं, चाहे वो एक्शन जो भी हो, मार धाड़ के हो, कैसे भी हो। और ये 19th सेंचुरी का जोनर है, विक्टोरियन एज में इसको स्पेशली यूज किया गया। ठीक है, ड्रामा विद म्यूजिक 19th सेंचुरी विक्टोरियन एज में, और इसका प्लॉट जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, बहुत ज्यादा लेंथी ये नहीं होते। मेटाफिक्शन, कैन यू गेस व्हाट इज मेटाफिक्शन? देखिए, जब किसी फिक्शन के अंदर एक ऐसा नरेटिव हो, ठीक है, एक तो ये मॉडर्न एज का कंसेप्ट है, मॉडर्न एज को प्रेजेंट करता हुआ कंसेप्ट है। फिक्शन के अंदर एक ऐसा नरेटिव जिसमें वो सेल्फ को ही इवेल्युएट करता है, सेल्फ को ही इवेल्युएट करता है, और उस नरेटिव के अंदर नरेटिव को इस तरह से दिखाया जाता है ताकि ऑडियंस देख सके कि ये सब चीजें फिक्शनल है, रियल नहीं है। इससे पहले 19th सेंचुरी में आप ड्रामा देखेंगे, ड्रामा में जो नरेटिव होता था तो ऑडियंस को लगता था वो चीजें रियल है, लेकिन होती वो फिक्शन थी। लेकिन एक नरेटिव पैटर्न को चेंज किया है, और इस नरेटिव को इस तरह से डिजाइन किया गया कि इस नरेटिव के अंदर कहानी को, कैरेक्टर को, प्लॉट को और बाकी चीजों को एनालाइज किया जाता है ताकि ऑडियंस भी जान सके दैट इज अ फिक्शनल वर्क, नॉट द रियल वर्क। कभी कभी ऑडियंस चीजों को रियल मानकर चलती रहती है। तो एक टाइप का नैरेटिव है जिसमें फिक्शन को खुद ही एनालाइज किया जाता है, उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया जाता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे प्ले के अंदर प्ले परफॉर्म किया जाता था एलिजाबेथन एज में, ताकि ऑडियंस जान सके कि एक प्ले कैसा होता है, प्ले के पीछे की चीजों को जान सके, तो उसके प्ले विद इन प्ले का कंसेप्ट रखते थे। तो मेटा फिक्शन भी वही नैरेटिव है जिसमें उसी फिक्शन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ताकि ऑडियंस भी देख सके कि दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस स्टोरी, दिस कैरेक्टर, दिस इंसिडेंट एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द फिक्शन। तो फिक्शन के अंदर इसी नैरेटिव को बोला जाता है मेटा फिक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट इज मेटाफॉर, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है और इंग्लिश में काफी यूज की जाती है। ठीक है, किंग ऑफ ऑल फिगर ऑफ स्पीच इसको बोला जाता है, क्राउन ऑफ ऑल फिगर ऑफ स्पीच। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऊपर मानी जाती है। हम इसको कह सकते हैं इंप्लाइड सिमिली। ये क्या है? इंप्लाइड सिमिली है। सिमिली में जब कंपैरिजन होगा तो वहां पर कंपैरिजन वर्ड यूज होते हैं, लेकिन ये भी सिमिली है लेकिन इसमें कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं होते हैं। तो ये मेटाफर है। मेटाफर में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से तुलना की जा रही है और तुलना करने वाले वर्ड यूज नहीं होते, मतलब ए को बी सीधा सीधा मान लिया जाता है। इसी को बोलते हैं मेटाफर, इसी को बोलते हैं मेटाफर। ही वॉज अ किंग, सॉरी ही वॉज अ लायन इन द बैटलफील्ड, तो उसको एक लायन मान लिया बैटलफील्ड में। नेक्स्ट है मेटाफिजिकल कंसीट। कंसीट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मेटाफर, इसको हम फार फेच मेटाफर बोलेंगे। फार फेच मेटाफर। अब मेटाफर में दो डिसिमिलर चीजों का कंपैरिजन होता है जिसमें सिमिलरिटी कम होती है लेकिन वो ज्यादा मामले में डिसिमिलर है। कंसीट भी उसी चीज को बोलते हैं कि जब किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज की तुलना किसी टेंजिबल चीज से, टेंजिबल कहूंगा मटेरियल चीज से की जाए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का कंपैरिजन किसी टेंजिबल ऑब्जेक्ट से किया जाए तो इसको कंसीट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फार फेच मेटाफर। और इस तरह का बे बेमेल कंपैरिजन, इस तरह का बेमेल कंपैरिजन मेटाफिजिकल पोएट्स ने किया था अर्ली 17th सेंचुरी में, जिसमें जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल एटसेट्रा लोग आते हैं। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है मेटाफिजिकल कंसीट। एक कंसीट का टाइप होता है पेट्रार्कन कंसीट बोलते हैं, पेट्रार्कन कंसीट। तो मेटाफिजिकल कंसीट का यूज किया गया जिसमें बेमेल से तुलना होती है, जैसे किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को एक
मटेरियल चीज से उसकी तुलना की जाए। सोल, ठीक है, सोल है, एक प्रेमी की सोल को वो यहाँ कह रहे हैं, और उसका कंपैरिजन उन्होंने कंपास से किया है, कंपास की लेग से किया है। तो ये कोई तुलना बनती है? अपनी प्रेमी या प्रेमिका की सोल, आत्मा की तुलना या उसकी तुलना वो किससे कर रहे हैं? कैंपास के दो लेग से कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है जिसको मेटाफिजिकल पोएट्स में यूज करते हैं कंसीट के रूप में। मैंने यहाँ पर लाइन ली है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। वैलिडिक्शन उनकी पोयम है, जॉन डन की वैलिडिक्शन का ये पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने यूज किया है। वो क्या कह रहे हैं? आवर टू सोल्स देयरफॉर व्हिच आर वन, ठीक है। ये कंसीट नहीं है, वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हमारी दो सोल हालांकि वो एक ही है। दो आई मस्ट गो एंड्योर नोट yet a breach but an expansion like gold to airy thinness beat। एक सोल दूसरी सोल में इस तरह से समा गई है, ठीक है, और वो ऐसे एक्सपेंस कर रही है जैसे सोना थोड़ा थोड़ा फैलता है जब उस पर चोट की जाती है। जब गोल्ड स्मिथ सोने को बीट करेगा तो वो थोड़ा थोड़ा फैलता है, और मेरी सोल भी आपकी सोल के अंदर जाकर वो इसी तरह से एक्सपेंस कर रही है। बेमेल चीजों का कंपैरिजन और बियॉन्ड द कंपैरिजन जाके उसकी तुलना करना वो कंसीट है। तो इसी मेटाफर की और भी आगे की एक लिमिट हो गई। तो इसको दोनों को एक साथ मत मान के चलिए। तो क्या कह रहे हैं कि सोल इसके अंदर ब्रीच घुस गई है, बट एन एक्सपेंशन जो फैलाव हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, सिमिली का यूज किया है, गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, जब उसका चोट लगती है वो थोड़ा सा फैलता है हवा में, ऐसे ही वो सोल फैल रही है। इफ दे बी टू, अगर ये दो है, दे आर टू, सो एज स्टिफ टू इन कंपास आर टू। ये अगर ये दो, हमारी जो सोल है अगर ये दो है भी, पहले तो कह रहे हैं कि दो है नहीं, वो उसके अंदर ऐसे समा गई है और ऐसे फैल गई है जैसे सोना फैलता है चोट लगने पर। लेकिन अगर ये दो है भी तो भी ये कैसा है? एक कंपास के जैसा है, उसके दो पैरों के जैसा है, क्योंकि जुड़ा हुआ तो एक जगह ही है ना वो। तो दोनों सोल का कंपैरिजन किससे कर दिया उन्होंने? कंपास से कर दिया। स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, ठीक है, क्योंकि वो है तो एक ही। दाई सोल द फिक्स्ड फुट, और जो तुम्हारी सोल है वो फिक्स्ड फुट है इस कंपास की, ठीक है, इस कंपास की वो फिक्स्ड फुट है जो हिलता नहीं है, बीच में सेंटर में रहता है। मेक्स नो शो टू मूव, उसको कोई घूमना नहीं होता, बट डट इफ दैट अदर डू, लेकिन दूसरे को घूमना होता है अगर सर्कल बनाना होगा तो ये फुट यहीं पर रहेगा। एंड दो इट इन द सेंटर इट, yet when the other far doth roam, जो दूसरा फुट है वो दूर तक घूमता है, इट लीन्स, और झुक जाता है, एंड द हार्कनेस, ये वाला हिस्सा इसको घुमाने के लिए थोड़ा सा झुक जाता है। झुकता है कि नहीं झुकता है जब आप कंपास से सर्कल बनाएंगे? तो डथ रोम वो घूमता है, लीन हार्कनेस आफ्टर इट, एंड ग्रोज इरेक्ट, और फिर वापस सीधा हो जाता है, एट दैट कम्स होम, जैसे ये घूमकर वापस आता है तो ये स्टैंड फुट फिर वापस सीधा खड़ा हो जाता है, उसके साथ ये झुकता भी है। सोल की बात हो रही है, और एग्जाम्पल किसका दिया जा रहा है? कंपास का, उसकी एक्टिविटी का। सच विल्ट दाउ बी टू मी, और तुम ठीक मेरे लिए ऐसे ही हो। हु मस्ट लाइक अदर फुट, जो दूसरा पैर है कंपास का, ओब्लिक्वली रन, जैसे जैसे वो घूमता है, दाई फर्मनेस, अगर ये वाला जो हिस्सा है अगर ये वहां पर फर्म नहीं रहेगा तो क्या सर्कल बन पाएगा? उसके साथ है, घूम भी नहीं रहा है। तो दाई फर्मनेस मेक माई सर्कल, तुम्हारी जो फर्मनेस है उसी से तो मेरा सर्कल बनता है। जस्ट एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन, और मुझे वहीं लाकर खत्म कर देता है जहां से मैंने शुरू किया था। तो अगर हमारी सोल दो है भी तो वो ठीक ऐसे ही है जैसे कंपास के दो लेग होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ वो पूरा निर्भर है, पूरा डिपेंडेंट है। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पर बिल्कुल ही बेमेल चीजों की तुलना दूसरी चीज से की जाए। मेटाफर में क्या था कि मैक्सिमम चीज मेल नहीं करती लेकिन कुछ चीजें मैच करती है, तो डिसिमिलर चीजों का कंपैरिजन हो रहा है। और यहाँ पर फार फैच मेटाफर मतलब बिल्कुल ही बेमेल चीजों का कंपैरिजन। बताइए, दो प्रेमी कंपास से तुलना कैसे कर सकते हैं? एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है और एक बिल्कुल फिजिकल चीज है। तो इसी को बोला है कंसेप्ट। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड।
वेरी गुड। Metonymy, another figure of speech that is a change of name. That is called change of name. इसमें नाम चेंज कर दिए जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बदले में दूसरा नाम उसको रख दिया जाता है। ऑथर के बदले में, ऑथर या राइटर के बदले में उसको पेन बोल दिया गया है और सोल्जर को स्वर्ड बोल दिया गया है। पेन इज माइटर देन द स्वर्ड, तो ये क्या है? चेंज ऑफ नेम को ही मेटोनिमी बोलते हैं, चेंज ऑफ नेम। ठीक है, आई हैव रेड शेक्सपियर मतलब आई हैव रेड वर्क ऑफ शेक्सपियर। सो दिस चेंज ऑफ नेम लिटरेचर में यूज किया जाता है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज मेटोनिमी। मोक एपिक, वेरी इंटरेस्टिंग। मोक एपिक is a parody of an serious work। ठीक है, किसी सीरियस वर्क की जब पैरोडी की जाती है, इमिटेशन की जाती है, ठीक है, उसको मोक एपिक बोलते हैं। हाई बर्लेस का एक एग्जांपल होता है। इसमें जो मैटर होता है वो बड़ा लो होगा, छोटा होगा, लेकिन जो मैनर है, जो कन्वेंशन है, वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, सीरियस ही होंगे जैसे वो सीरियस वर्क के थे। ठीक है, तो मोक एपिक एक पैरोडी है किसी सीरियस वर्क की। उसका जो सब्जेक्ट है वो लो है, पेटी है, लेकिन जो मैनर है, स्टाइल है, लैंग्वेज है, जो बाकी फिनोमिना है, वो बिल्कुल सीरियस वर्क के जैसा ही है। इसीलिए इसको बोला है मोक, मतलब ह्यूमरस, किसी चीज की मजाक करना, और किसी एपिक को, किसी एपिक की जब हूबहू नकल की जाती है लेकिन सब्जेक्ट को छोटा रखा ताकि वो ह्यूमरस और फनी लगे, लेकिन बाकी जो मैनर है, उसकी लैंग्वेज है, वो डिक्शन है, वो बिल्कुल उसी के जैसी है, तो इसीलिए उसको बोला है मोक एपिक या मोक हीरोइक बोलते हैं इसको, मोक हीरोइक। ठीक ऐसे ही जैसे रेप ऑफ द लोक है, रेप ऑफ द लोक जो 1712 में आया था, फिर इसमें चेंजेस करके 1714 में फाइनली ये पब्लिश हुआ था। इसमें कुछ कैंटो इंक्रीज हुए थे अलेक्जेंडर पोप का। क्लियर है? पीडीएफ मिल जाएगी। तो मोक एपिक एक पैरोडी होती है किसी सीरियस वर्क की, लेकिन मैटर को हल्का रखा जाता है, मैनरिज्म को बिल्कुल सीरियस ही रखा जाता है उस वर्क की तरह। रेप ऑफ द लोक को ध्यान जान लीजिएगा हमेशा मोक एपिक में। मॉडर्निज्म, ठीक है, व्हाट इज मॉडर्निज्म? ये एक मूवमेंट है, और लिटरेचर में जब यूज की गई तो वो लिटरेरी मॉडर्निज्म हो गया। तो मॉडर्निज्म को हम ऐसे समझते हैं कि जब हमारे विचार पुराने विचारों से मेल नहीं खाते और हम उसमें चेंज करते हैं अपने विचारों को, तो वो विचारों में मॉडर्निज्म हुआ। जब हम पहनने अपने ड्रेस को उस तरह से यूज नहीं करते जैसे पहले के लोग करते थे, तो वो हमारी ड्रेसिंग में मॉडर्निज्म आ जाता है। ठीक है, एजुकेशन हम पढ़ाई उस तरह से नहीं कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम में मॉडर्निज्म आ गया है। तो जब ड्रामा को उस कन्वेंशन से नहीं लिखा जा रहा जिस कन्वेंशन से वो लिखा जाता था, पोएट्री को उस तरह से नहीं लिखा जा रहा जैसे पहले लिखी जाती थी, फिक्शन को अब नरेटिव उस तरह से नहीं आता जिस तरह से वो पहले से चल रहा था, तो लिटरेचर में जब पारंपरिक जो तौर तरीके थे उन चीजों को रिप्रेजेंट करने के, उनकी फॉर्म के, जब उसमें बदलाव आ जाता है तो वो एक नई फॉर्म आ जाती है उस मूवमेंट में, जब उसको रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज कॉल्ड मॉडर्निज्म। और ये लेट 19 एंड 20th सेंचुरी का फिनोमिना है। लेट 19 में लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेनली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय मॉडर्निज्म बहुत आ गया था। उस तरीके से ड्रामा नहीं लिखे गए, उस तरह से फिक्शन नहीं लिखे गए, उस तरह से नरेशन नहीं किया गया, उस तरह से पोएट्री नहीं लिखी गई, तो सब चीजों में चेंज आता चला गया। पुरानी पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नए तरीके की तरफ आ जाना ही मॉडर्निज्म था। ये मॉडर्निज्म विचारों में भी हो सकता है, ड्रेसिंग सेंस में भी हो सकता है, कल्चर में भी मॉडर्निज्म आ गया है। ठीक है, तो ऐसा ही मॉडर्निज्म लिटरेचर में भी आया था कि जिस तरह से शेक्सपियर ने लिखे थे उस तरह से न्यू क्लासिकल एज में नहीं आए, लेकिन उन सबको छोड़कर रोमांटिसिज्म के बाद, विक्टोरियन एज के बाद, लेट 19th सेंचुरी में टोटली ही ये चेंज हो गए। सो दिस मूवमेंट इज नोन एज मॉडर्निज्म। लेट 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी का ये मूवमेंट है। मोनोलॉग एक सिंगल लेंथी स्पीच होती है, सिंगल लेंथी स्पीच या परफॉर्मेंस
ऑफ द स्पीच इज कॉल्ड मोनोलॉग। मोनो का मतलब होता है वन और लॉग का मतलब होता है स्पीच। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एन सोलिलोकी। सोलिलोकी जब ये छोटा होता है तो फिर इसको असाइड बोलते हैं, बहुत छोटी होती है। लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, मोनोलॉग मोनोलॉग दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सोलिलोकी, और वो अदर कैरेक्टर्स के लिए नहीं होती है, वो ऑडियंस के लिए यूज की जाती है। और जब बहुत छोटी होती है तो उसको असाइड बोला जाता है। ठीक है, मैकबेथ में मोनोलॉग का यूज किया गया है। मैकबेथ अकेला बहुत सारी चीजें बोलता रहता है लाइफ के बारे में। ठीक है, हेमलेट इज नोन फॉर हिज सोलिलोकीज, सो दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। और जब दो लोगों के बीच में स्पीच होगी तो वो डायलॉग बन जाता है। वो क्या बन जाता है? डायलॉग। मोटिव, व्हाट इज मोटिव? मोटिव को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। इट इज लुक्स लाइक व्हेन वी रीड समथिंग कि ये थीम है, बट इसको समझने के लिए आप कह सकते हैं कि ये एक माइनर थीम के जैसी है, लेकिन ये थीम नहीं होती है। मोटिव होता है एक रिकरेंट मूड जो रिफ्लेक्ट होता है कुछ सिचुएशंस के माध्यम से किसी ड्रामेटिक वर्क के किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर, जो बार बार रिफ्लेक्ट होने वाला एक मूड है, एक सिचुएशन है, एक माइनर सी थीम है, उसको मोटिव बोला जाता है। ठीक है, तो मोटिव सिचुएशन के हिसाब से होती है, वो एक लव पर रिप्रेजेंट कर रहा है या क्या मैसेज देना चाह रहा है वो। ठीक है, तो बार बार रिफ्लेक्ट होने वाला वो जो मूड है, जो किसी कोर्स ऑफ द उस वर्क के अंदर जो बार बार रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मोटिव। जैसे कार टाइम मोटिव यूज किया गया है ट्वेल्थ नाइट में शेक्सपियर के। ठीक है, वो जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट इज इंपॉर्टेंट। सॉन्ग रिप्रेजेंट किया जाता है, ओ मिस्ट्रेस माइंस वेयर आर यू रोमिंग, फेस्टे का सॉन्ग होता है। तो मोटिव एक माइनर थीम से हम वर्ड को पकड़कर इसे समझ सकते हैं, जबकि एक थीम नहीं होती है। थीम डिफरेंट चीज होती है जो ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड में प्रिवेल करती है। ठीक है, रिवेंज इज ए थीम इन मैकबेथ इन हेमलेट। ठीक है, मोटिव एक माइनर सा मूड है जो बार बार रिफ्लेक्ट होता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। सो दैट इज कॉल्ड मोटिव। कार्व टाइम एक प्रॉपर मोटिव है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिथ। मिथ ऐसी कहानी है, एक ऐसा नरेटिव है जिसमें अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ऑथर या सब्जेक्ट जो भी है वो ऐसा नरेटिव प्रेजेंट करता है जिसमें गॉड को या नेचर को यूज करता है। उस नरेटिव में एक ऐसी कहानी है जिसमें गॉड नेचर को उनको यूज कर कर अपना पॉइंट प्रूव करता है। पॉइंट जो वो कहना चाह रहा है उसको साबित करने के लिए वो कोई मैथोलॉजिकल कहानी प्रेजेंट करता है जिसमें गॉड होगा, नेचर होगी। लेकिन ऐसी कहानियों का कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ उनका नहीं है। तो उनको मानकर केवल अपनी बात समझाने के लिए बोल दिया जाता है, उनका रेफरेंस यूज कर लिया जाता है उन कहानियों का। तो वो कहानी ही क्या होती है? मिथ। वास्तव में वो सच नहीं होती, क्योंकि उनका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए उनको मिथ बोल दिया जाता है। और जितनी भी ऐसी कहानियां उसको फिर बोलते हैं कि मैथोलॉजिकल बात है, फैक्चुअल नहीं है, मैथोलॉजिकल है कि हमारे पुराण में ऐसी चीज हुई थी लेकिन साक्ष्य किसी के पास नहीं है। फिर अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ऐसी नरेटिव को जिसमें गॉड और नेचर को यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड मिथ। नरेटिव पोयम वो पोयम जिसके अंदर कहानी चलती हो, स्टोरी। नरेटिव मतलब स्टोरी। इवेंट्स जो होती है वो कहानी की जो घटनाएं होती हैं वो उसका जो नरेशन है, उसका जो एक्सप्रेशन है, वो जब पोएम के माध्यम से किया जाए दैट इज कॉल्ड नरेटिव पोएट्री। सीधा सीधा एग्जांपल इसका सबसे बड़ा है एपिक। एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। क्या होती है? लॉन्ग नरेटिव पोएम। ठीक है, तो इसमें कहानी है। आप पैराडाइज लॉस्ट ले लीजिए तो एडम एंड ईव की कहानी है, वो नरेटिव चलती है, पोएट्री के माध्यम से एक्सप्रेस किया गया है और उसमें नरेशन हो रहा है। कहानी है, कथानक है, कथाकार है, तो सब चीज उसमें है। तो नरेटिव पोएट्री इसको बोलते हैं। और क्या होता है? शॉर्ट नरेटिव पोएट्री। इतनी भी शॉर्ट नहीं कि आप बहुत ज्यादा शॉर्ट समझ लेंगे, जैसे कि पैरेबल होते हैं, ठीक है, फेबल होते हैं। ये क्या है? ये और ज्यादा शॉर्ट नरेटिव होती है। ठीक है, तो ऐसी नरेटिव ये प्रोज और पोएट्री कहीं में भी हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पूछा गया नरेटिव पोएम जिसमें कहानी चलती है और उस कहानी को पोएट्री के माध्यम से प्रेजेंट किया जा रहा है।
दैट इज कॉल्ड नरेटिव पोएट्री। हाँ, वीनस एंड एडोनाइस भी एक नरेटिव पोएट्री है, उसमें कहानी चलती है वीनस की और एडोनाइस की। नरेटर उस कहानी को जो कहने वाला होता है, ठीक है, स्पीकर ऑफ द स्टोरी, वो कोई कैरेक्टर होगा, वो खुद उस कहानी का हिस्सा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो उसका खुद का हिस्सा है, उसी का एक्सप्रेशन चल रहा है तो फर्स्ट पर्सन नरेशन हो जाएगा। उसमें वो सेकंड रोल प्ले करता है, साइड में रहता है, तो सेकंड पर्सन नरेशन हो जाएगा। और वो दूर कहीं है जो दूसरों की घटनाओं को देखकर एक्सप्लेन कर रहा है, वो थर्ड पर्सन नरेटर हो जाएगा। मतलब कहानी का कथाकार जो होता है वो नरेटर होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये ऑथर ही हो। ऑथर कभी कभी अपनी आत्मकथा कह रहा है या अपनी लाइफ की कोई चीज कह रहा है, तो वहां पर वो खुद नरेटर बन जाता है, ठीक है। अदरवाइज वो किसी कैरेक्टर को या काल्पनिक कैरेक्टर को चुनता है और उसके माध्यम से पूरी कहानी को वो कहलवाता है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट में जो नरेटर है वो जॉन मिल्टन नहीं है, वो एक ओमनीसेंट पर्सन है, ठीक है। वो एक ओमनीसेंट थर्ड पर्सन है जो पूरी कहानी को देखकर हमें बता रहा है, ठीक है। तो नरेटर इज नॉट द ऑथर एवरी टाइम, ये हो सकता है लेकिन ये अलग भी हो सकते हैं। नेचुरलिज्म एक 19th सेंचुरी की मूवमेंट है, ठीक है, दैट वाज केम इन रिएक्शन टू रोमांटिसिज्म। आपको एक तो पॉइंट याद रखना है कि 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और इट वाज इन रिएक्शन टू रोमांटिसिज्म, जैसे रोमांटिसिज्म वाज इन रिएक्शन टू न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म की रेस्पॉन्स में रोमांटिसिज्म आया था, ऐसे ही रोमांटिसिज्म की रेस्पॉन्स में उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट आई जिसको बोला गया है नेचुरलिज्म। रोमांटिसिज्म में क्या था कि एक आइडियलाइज सिचुएशन को, लाइफ को, पहलू को वो प्रेजेंट किया गया है कि सब चीज आदर्शवादिता नजर आती है, सब चीज अच्छी है और नेचर वहां पर डोमिनेंट है। लेकिन ये नेचुरलिज्म वो नेचर नहीं है, प्रकृति नहीं है। ये प्रकृति का वो पहलू है कि जैसे प्रकृति होती है वो अच्छी भी होती है, वो बुरी भी होती है। उसमें जंगल होते हैं, जंगल हमेशा अच्छा नहीं होता, उसमें जानवर भी होते हैं और जानवर जंगली भी होते हैं। और जंगली जानवर दूसरे जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो बहुत बुरा भी होता है। पत्ते फूल खिलते हैं वो चीज अच्छी भी होती है। तो ये जो नेचर का जो फिनोमिना है नेचुरलिज्म, जब लिटरेचर में उन अच्छे और बुरे चीज को बिना किसी चेंज के प्रेजेंट किया जाता है, उसी चीज को नेचुरलिज्म बोला जाता है। रोमांटिसिज्म में आइडियलाइज वे में नेचर को प्रेजेंट किया गया है, लेकिन नेचुरलिज्म में एक रियलिस्टिक रियलिज्म की तरह उसको प्रेजेंट किया गया। वो जितना बुरा है उतना ही बुरा वो दिखाया गया है। कुछ फिक्शन, कुछ लिटरेचर उस तरह की नेचुरलिज्म में दिखाई गई है कि वहां पर आप देखेंगे जूड द ऑब्सक्योर, ठीक है। जूड द ऑब्सक्योर में जूड की जो कहानी है वो बिल्कुल रियल वे में दिखाई गई, जैसे को रियल है। वहां पर बुराई, समाज की बुराई, उसके साथ जो चीजें होती है, ठीक है, वो सब चीज एज इट दिखाई गई है। तो नेचुरलिज्म वो कंसेप्ट है जहां पर नेचर को जैसा का जैसा है उसी गुण के साथ उसको प्रेजेंट किया जाए लिटरेचर में। सो दिस मूवमेंट इज नोन एज नेचुरलिज्म दैट अपीयर इन रेस्पॉन्स टू रोमांटिसिज्म। न्यू क्लासिस रोमांटिसिज्म से पहले जो मूवमेंट थी जिसको स्यूडो क्लासिसिज्म बोला जाता है। स्यूडो क्लासिसिज्म, जो क्लासिसिज्म है इसका मतलब होता है किसी भी कंट्री का बेस्ट लिटरेचर, और इसमें रेफरेंस दिया जाता है ग्रीक की बेस्ट और रोम की बेस्ट। और इन्होंने ग्रीक और रोमन के क्लासिकल को हूबहू प्रेजेंट करने की कोशिश की इंग्लैंड में लिटरेचर के माध्यम से, तो उसको बोला गया न्यू क्लासिक या स्यूडो क्लासिस। और ये कब से शुरू हुआ? 1660 से 1798 की इस पीरियड को स्यूडो क्लासिसिज्म या नियो क्लासिसिज्म बोला जाता है। ठीक ऐसे जैसे फर्स्ट सेंचुरी रोम में होरेस थे, ओविड थे, ठीक है, सेनेका थे, वो जितने ग्रेट पोएट थे उन्होंने जिस तरह की लिटरेचर लिखी अपने रोमन राजा किंग अगस्टस के लिए, तो इसी तरह से यहाँ अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन, ठीक है, इन्होंने भी वो ही मोमेंटम यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की। तो इसीलिए इसको क्लासिसिज्म, इंग्लिश लिटरेचर का ब्रिटिश लिटरेचर का क्लासिसिज्म कह सकते हैं, या फिर उस क्लासिसिज्म को हूबहू कॉपी करने की कोशिश की, डिक्शन, फॉर्म, वो सब चीजें, ठीक है, उस तरह के वर्क कोर्ट के लिए लिखे,
तो ये बोला गया स्यूडो क्लासिस या नियो क्लासिसिस। पीरियड इसका आपके सामने 1660 से 1790 ए। इसमें तीन पार्ट हो जाते हैं, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। सेशन के स्टार्टिंग में हमने इस वर्ड को देखा था, क्रिटिसिज्म, टू एनालाइज, टू इवेल्युएट, टू इंटरप्रेट समथिंग। समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जब वो लिटरेरी वर्क का होगा तो वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है। मैथ्यूरनल ने क्या बोला है कि पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, लेसिडस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये क्लिंट ब्रूक ने बोला है। वो पोएम क्रिटिसिज्म कर रही है लाइफ का, लाइफ क्या है। अब न्यू क्रिटिसिज्म एक 20th सेंचुरी का फिनोमिना है। जैसे मॉडर्निज्म आया था लिटरेचर में, पैटर्न को चेंज कर रहा है, स्टाइल को चेंज कर रहा है, फॉर्म्स चेंज हो रही है लिटरेचर की, ठीक ऐसे ही न्यू क्रिटिसिज्म भी फोकस कर रहा है फॉर्मलिज्म पर। फॉर्मलिज्म में मतलब क्या इंपॉर्टेंट होता है, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है उनका आकलन होता है, लिटरेरी डिवाइस के साथ साथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है इस क्रिटिसिज्म में। जो फॉर्मलिज्म के थ्रू हुआ था, फॉर्मल जो रशियन फॉर्मलिज्म था, उनके लिए टेक्स्ट इंपॉर्टेंट था। पहले के क्रिटिसिज्म में वर्क, उसकी फॉर्म के साथ साथ ये किसने लिखी है, किस एरा में लिखी गई है, ऑथर का कद से उसका क्रिटिसिज्म पर प्रभाव पड़ता था कि शेक्सपियर ने लिखी है तो ये अच्छी ही होगी। तो ऑथर की बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट हो जाती थी उस क्रिटिसिज्म में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म जो 20th सेंचुरी में आया, ये फॉर्मलिस्ट था। इसमें टेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, क्या लिटरेरी डिवाइस आई है, क्या स्टेंजा पैटर्न है, फॉर्म स्ट्रक्चर क्या यूज किए गए हैं, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट था। ये इसमें जेसी रैनसम इसमें इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म करके वर्क लिखा था, और उन्हीं के बाद इसकी शुरुआत हो जाती है न्यू क्रिटिसिज्म की। फिर एफ आर लुईस, ये कुछ क्रिटिक है जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। फिर आगे चलकर फिर इसमें नई चीजें ऐड होती चली गई, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट। उसकी बैकग्राउंड, ऑथर कौन है, उसकी बैकग्राउंड उनके लिए मायने नहीं रखती थी। इस तरह का क्रिटिसिज्म को न्यू क्रिटिसिज्म बोला गया है। सो ओड, नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज ओड। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री है। पोएट्री की ऑब्जेक्टिव फॉर्म से बिलोंग करती है। और जैसा कि अभी भी बताया था कि एक नरेटिव पोएम होती है, एपिक के कंपैरिजन शॉर्ट होती है। शॉर्ट नरेटिव पोएम ऑफन यूज्ड टू प्रेज इट्स सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट की तारीफ में लिखी जाती है। और इसका एक लॉन्ग स्टेंजा स्ट्रक्चर होता है, वाइड स्टेंजा स्ट्रक्चर इसमें यूज किया जाता है। तो ओड टू अटम आप देखेंगे, ओड टू अटम, ओड टू ग्रेसियन अर्न, ओड टू मेलनकॉली, ठीक है, और ओड टू ड्यूटी, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, नेटिविटी ओड, ये सभी क्या है, अपने सब्जेक्ट की ये तारीफ कर रहे हैं। सब्जेक्ट मतलब उस ओड का जो सब्जेक्ट है, लेकिन पोएट के खुद की फीलिंग्स और आइडियाज, इसमें इमोशंस इंक्लूड नहीं है, ये किसी दूसरे के बारे में है। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री, और अपने सब्जेक्ट की तारीफ करने के लिए लिखी जाती है। दिस इज कॉल्ड ओड। और इसके टाइप होते हैं होरेशियन ओड, पिंडारिक ओड, रेगुलर ओड, इरेगुलर ओड, जिसको कावेलियन ओड भी या इंग्लिश ओड बोला जाता है, ठीक है। तो ओड क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट टर्म है आज के सेशन का, ऑक्सीमोरोन। आज काफी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है और सबकी सब बिल्कुल इजी है आपके लिए। ऑक्सीमोरोन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पैरेलल वर्ड होते हैं और वर्ड एक दूसरे को कंट्रास्ट करते हैं। तो पैरेलल कंट्रास्टिंग वर्ड आर प्लेस इन ए लाइन, सेंटेंस और phrases that give a contrasting meaning is called oxymoron, ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां पर ओल्ड न्यूज, ओल्ड न्यूज, आप इसमें कुछ कंट्रास्ट देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? व्हाट डू यू से, इज देयर एनी कंट्रास्ट?
नहीं समझ में आ रहा है, पहली बार होगा, आपके माइंड में ये चीज नहीं आ रही है, डेफिनेटली आपके लिए नया है कि ये ऑक्सीमोरोन है कि नहीं है। ठीक है, बिटर स्वीट, डेफनिंग साइलेंस, बहरा कर देने वाली शांति। ठीक है, बर्निंग कोल्ड। सो व्हेन two contrasting words are placed side by side present a contrasting meaning that is called oxymoron। ठीक है, न्यूज क्या होता है, न्यूज का मतलब होता है न्यू, लेटेस्ट, और ओल्ड अपने आप में पुराना है। तो यहाँ पर भी ये ऑक्सीमोरोन प्रेजेंट करता है। तो कभी ऐसी चीज हो, वो इस चीज पर फोकस कर रहा है, आपको आप नोटिस ना कर पाओ किसी लाइन में, तो ध्यान रहेगा ओल्ड न्यूज ऑक्सीमोरोन है अपने आप में ही। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन।